ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रोटीन से रिलेटेड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन डिस्कस की थी, प्रोटीन की डेफिनेशन डिस्कस की थी और प्रोटीन के कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीनों का वर्गीकरण आज हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रोटीनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन्स को हम दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट उनके स्ट्रक्चर के बेस पर, सेकंड उसमें हाइड्रोलाइसिस कैसे हो रहा है उसके बेस पर, और हाइड्रोलाइसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या मिल रहे हैं उनके बेस पर अपन इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का, on the basis of structure of proteins। पहला ये प्रोटीनों की संरचना के आधार पर इनको क्लासिफाई करेंगे। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बेस पर अगर अपन क्लासिफाई करते हैं तो एक तो ये बनता है लीनियर, यानी लीनियर बोल सकते हो इसको, फाइब्रस बोल सकते हो, रेशेदार बोल सकते हो ना। यहाँ पर अपन लीनियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ लीनियर बन जाता है, दूसरा होता है फाइब्रस, रेशेदार। ठीक, तो दो तरह के यहाँ पर मिलते हैं आपको, एक लीनियर एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस, रेशेदार। और एक सीधी रेखा में मिलेंगे। सीधी रेखा में अपन क्या बोल सकते हैं, तंतु बोल सकते हैं, तंतुनुमा बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक तो लीनियर हो गया, रेखीय, और एक हो जाता है फाइब्रस यानी जालिकावत, जालिकावत। ये अपन क्लासिफाई करते हैं। लीनियर क्या है, फाइब्रस क्या है, उसको मैं अभी लिखवा रहा हूँ, आप इसको कॉपी करें फटाफट इस फॉर्मेट को, फिर अपन इसमें लिखेंगे कि व्हाट इज लीनियर एंड व्हाट इज नोट कर लें इसको, है ना। इसको थोड़ा सा एक चीज़ चेंज कर लो, फाइब्रस इससे तो बोल दो रेशेदार, इससे बोल दो रेशेदार। और जो मैं लीनियर बता रहा हूँ उसका कॉम्प्लिकेटेड लीनियर है, उसको आप मॉलिक्यूलर बोल दो, मॉलिक्यूलर। ठीक है, या ग्लोब्यूलर, दो पोर्शन आप दे दीजिए इसका, ग्लोब्यूलर। तो ये हो जाएगा आपका कुंडलीनुमा, कुंडलीनुमा। आणविक, वैसे तो आणविक दोनों ही होंगे। ओके, अब फाइब्रस और आणविक में क्या डिफरेंस है। देखिए फाइब्रस में बात करूं तो जो प्रोटीन्स हैं वो इस तरह से होते हैं, ऐसे लीनियर शेप में होते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक लाइन बनी होती है, दिस इज फाइब्रस, रेशे बने होते हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं तो मॉलिक्यूलर या कुंडलीनुमा जो है, स्पेशल जो वर्ड है वो ये है ग्लोब्यूलर। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये जो तंतु है, ये फाइब्रस, एक ये मेरे पास ये आया, बड़ा सारा तंतु आ गया। अब ये अंदर ही अंदर क्या होता रहेगा, जुड़ता रहेगा, बॉन्डिंग होती रहेगी। अब देखो ये जो हिस्सा है ये तो जुड़ते रहेंगे, ये कभी जुड़ेंगे नहीं। एक रेशा दूसरा रेशा ऐसे लाइन से होगा, इनमें इस तरह से बॉन्डिंग हो सकती है। पर यहाँ क्या होता है, इंटरनली बॉन्डिंग हो जाती है अंदर ही अंदर। जैसे मेरे पास एक धागा है, लाइक एज ग्लोब ऑफ वुल, उनका गोला, वो एक ही होता है पूरा, लेकिन उसको अपन किस तरह से बांध देते हैं, पूरा इस तरह की कंडीशन आ जाती है, दिस इज। तो ये कुंडलीनुमा हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से कंडीशन ऐसी हो जाती है ना, फाइब्रस में केस आ जाता है। तो ये थोड़ी सी कंडीशन। तो इसके अलावा अपन इसको देख के बता सकते हैं कि जो ग्लोब्यूलर है, जो कुंडलीनुमा है, ये जटिल है, ये कॉम्प्लेक्स है, और ये थोड़ा सा सिंपल है। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हालांकि बुक्स में नहीं है, पर मैं अपने लिए अपने हिसाब से आपको समझाने लिख रहा हूँ। दिस इज सिंपल एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स। पॉइंट बात समझ में आई। तो एक तो ये बात रखनी है। अब हम एक एक करके फाइब्रस और ग्लोब्यूलर जो आपके प्रोटीन्स हैं उनके कुछ फैक्टर्स मैं लिखा रहा हूँ, तो लिखिए आप इसमें। पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। प्रॉपर्टीज ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स, रेशेदार
प्रोटीनों के गुण। नोट डाउन करें फर्स्ट, फटाफट लिखिए। नंबर 1, दीज आर लीनियर शेप्ड प्रोटीन। ये रेखीय आकार की प्रोटीन्स होती हैं। ये रेखीय आकार की प्रोटीन्स होती हैं। ओके। नंबर 2, फर्स्ट हो गया रेखीय आकार की प्रोटीन। नंबर 2, मैंने कहा था यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स पाए जाते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। तो लिखिए, इनमें अंतर आणविक कोई बात नहीं, अंतर आणविक H बॉन्डिंग पाई जाती है, H बंधन। इन दीज प्रोटीन्स इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, H bonding present। इंटरमॉलिक्यूलर H bonding present। लीनियर शेप्ड प्रोटीन। थर्ड पॉइंट, क्या वाटर सॉल्युबल होंगे? ये छोटे साइज के वाटर सॉल्युबल हो सकते हैं। क्या इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा? तो लिखिए अगला पॉइंट, these proteins are not affected by temperature and pH value। ताप व pH मान का इन पर प्रभाव नहीं होता। ठीक है। These proteins do not affected by temperature and pH। pH जानते हो ना, जिससे अपन क्या चेक करते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड जो न्यूट्रल कंडीशन है वो चेक की जाती है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, दीज प्रोटीन्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल। तो क्या हो सकता है ये? सिंपली बोले तो वाटर इनसॉल्युबल, जल में अविलय। अब आपको बहुत कॉमन सा एग्जांपल दूंगा इसका, ध्यान से सुनना। फाइब्रस के लिए कॉमन एग्जांपल की अपन बात करते हैं तो देखिए, आप 2 एग्जांपल लीजिए। फर्स्ट, योर हेयर, बाल, एंड योर नेल्स, नाखून, वाटर में डाल दो। आधे घंटे बाद देगा, क्या वो डिजोल्व हो जाएगा? नहीं होगा ना, बस वही केस है ये। तो जो हमारे बाल हैं, नाखून है, इनमें भी प्रोटीन्स होते हैं, लाइक एज क्रेटिन। ठीक है ना। तो क्रेटिन जैसा जो प्रोटीन है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर में विलय नहीं होता, वाटर के अंदर यानी जल में नहीं मिलेगा। तो इसके एग्जांपल्स देखिए कि आपके जितने भी मायोसिन है, कोलेजन है, एग्जांपल केरेटिन, मायोसिन, मसल्स होती हैं, डिजॉल्व नहीं होगी अगर कटके गिर गई तो। ठीक है ना। मायोसिन, केरेटिन, ये सब प्रोटीन्स हैं जो फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर आती हैं। ओके। अब बात करते हैं हम अगली सेकंड पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। कुंडलिनी प्रोटीनों के गुण। ऑलराइट। तो फर्स्ट पॉइंट अपन बात कर लें, रेखे तो नहीं होंगे, सीधी सी बात है। और रेखे नहीं होंगे तो कैसे होंगे? शेप कैसी होगी? ग्लोब जैसी होगी। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इनका आकार कुंडलीनुमा होता है। शेप ऑफ
शेप ऑफ दीज प्रोटीन्स shape of these proteins like as globules होते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था जब ये आपस में ऐड होंगे तो बॉन्डिंग करेंगे अपने आप से, इंटरनली बॉन्डिंग कर लेंगे। अब जैसे ये मेरी एक ही स्ट्रक्चर है तो मैं इसको ऐसे ऐड कर दूंगा, दिस वन ऐसे ऐड कर दिया, तो ये जो हिस्सा है ये इससे तब ऐड होगा तब बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन वो बॉन्डिंग अपने अंदर ही हो रही है, एक ही हो रही है, तो वो इंट्रा हो जाएंगे, वो इंटरमोलिकुलर थी अलग अलग में। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट, अंतः मतलब अपने अंदर ही हो जाएगी, अंतः हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होता है इनमें। अच्छा, वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे? वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी आपको एग्जांपल दूंगा मैं, यही फैक्ट तो आपको याद रखना है यहाँ पर, यही तो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, वाटर सोल्यूबल, जल में विलय। अभी बताता हूँ कैसे होगा, एक एग्जांपल आएगा ना तब जल्दी क्लियर हो जाएगा। वाटर सोल्यूबल, ओके। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, एक एग्जांपल ऐसा दे रहा हूं जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा सर। वाटर सोल्यूबल, व्हाट इज कलर ऑफ ब्लड? रेड। व्हाई ब्लड इज रेड? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, एंड हेमोग्लोबिन इन डिजॉल्व इन ब्लड, वाटर ही है। इसका एक फर्स्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। एच बॉन्डिंग हो जाती है यहाँ पर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हीमोग्लोबिन, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह के जो प्रोटीन्स हैं, तो आप ये एक बात और बोल सकते हो यहाँ पर, हीमोग्लोबिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर लाइफ, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो लाइफ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी से मैं हीमोग्लोबिन निकालूँ तो बताओ डेथ हो जाएगी, बचेगा क्या उसमें, ठीक है ना, पानी पानी रह जाएगा। तो फिर इंसुलिन, नाम सुना है? इंसुलिन, डायबिटीज से रिलेटेड नाम सुना होगा इसका कई बार। इंसुलिन ये भी अंदर बॉडी में डिजोल्व रहता है, बॉडी में डिजोल्व रहता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पर हो गया कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है। अब हम जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो किस बेस पे करने जा रहे हैं? अब बोलो। इसके अंदर तो मतलब नील ये नहीं था, तो हाँ। नहीं हो रहा था क्योंकि इसके अंदर तो आसान है, ये तो नीले गए, इसके अंदर इंटरनल मतलब कैसे शेप किसका ज़्यादा होगा, मतलब एरिया किसका ज़्यादा होगा, कंडीशन किसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा? ये वाला। 1 2 3 4, इनको ऐसे इकट्ठे करते जाओ, कितने सारे बॉन्ड बनेंगे, कितने बॉन्ड बनेंगे, सबको तोड़ना पड़ेगा। इसमें केवल एक ही है, एक ही तो स्ट्रक्चर है, ये लिया और यही घूम फिर के बस यही बन गया जो बन गया, दिस वन, ठीक है। तो ठीक है, हमें इस वर्ड की वजह से लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, स्ट्रक्चर से पता लगता है, बट सिंगल मॉलिक्यूल है। यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये अलग है। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो कितने सारे मॉलिक्यूल हो गए। पहले आपस में प्रोटीन जुड़ा हुआ पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह से, सल्फर हो गया तो फिर वहाँ अलग आ जाता है बॉन्ड, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो इन सबको ब्रेक करना है। इसमें केवल आपको कुछ बॉन्ड्स तोड़ने हैं, फिर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। चलिए अब अपन सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीनों के जल अपघटन से प्राप्त उत्पादों के आधार पर वर्गीकरण, उत्पादों के आधार पर
वर्गीकरण। ठीक है, चलिए अब बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा पैनिक नहीं लेना है। फर्स्ट पॉइंट अपन को ये करना है कि एक तो होता है सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, और एक होता है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, संयुग्मित बोलते हैं इसको। अभी बताता हूँ क्या होता है ये और इसमें हमें क्या मिलेगा। पहले इसको देख लो। सिंपल प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ दीज प्रोटीन्स, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ दीज प्रोटीन्स ओनली, ये वर्ड आ गया, ध्यान रखना, अल्फा एमिनो, कल डिस्कस किया था ना एमिनो एसिड। यस सर। आज अपन और आगे चलेंगे इसमें। अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड इन प्रोटीनों, यहाँ लिख देता हूँ, इन प्रोटीनों के जल अपघटन से केवल अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ओनली, सिंपल, इसलिए सिंपल बोला है। कॉन्जुगेटेड, इन अमीनो अम्लों में, सॉरी, इन प्रोटीन्स के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्लों के साथ, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि एमिनो अम्ल तो मिलना ही है, कल हमने डिस्कस किया था हाइड्रोलाइसिस का, के साथ प्रोस्थेटिक समूह, ये ग्रुप होता है जो एक्स्ट्रास में जुड़ा होता है, कुछ बहुत सारे अभी मैं मॉलिक्यूल्स आपको बताऊंगा, वहाँ पता लग जाएगा कि कौन से समूह प्रोस्थेटिक कहलाएंगे। प्रोस्थेटिक समूह भी प्राप्त होते हैं। On hydrolysis of these proteins, prosthetic groups also obtained with alpha amino acids. Prosthetic groups ऑल्सो ऑब्टेन्ड विद अल्फा एमिनो। तो ये बात आपको ध्यान रखना, यही मैं बताऊंगा अभी, इसको मैं फिर क्लासीफाई करूंगा, फिर वहाँ से कहता हूँ कि क्या है ना। ठीक है, आप पहले इसको कॉपी कर लो फटाफट, अभी बताते हैं इसको प्रोस्थेटिक क्या होता है। ओके, चलिए आप सुनिए, हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो दो तरह के क्लासेस हुए इस बेस पर। पहली बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या होता है सर, प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है। प्रोस्थेटिक
ग्रुप। तो मैं बता देता हूँ, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ एक ऐसा पार्ट जुड़ा होता है जो प्रोटीन नहीं होता, ठीक है ना। इट इज नॉन प्रोटोनिक ग्रुप विच अटैच्ड विद प्रोटोनिक या प्रोटीन विच अटैच विद प्रोटोनिक ग्रुप। सीधा लिख दो, प्रोटीन, कोई प्रोटीन ही पढ़ रहे हैं, प्रोटीन के साथ है, प्रोटोनिक ग्रुप भी लिख सकते हैं। एप्रोटिक भाग जो प्रोटीन के साथ जुड़ा है, के साथ जुड़ा होता है, ऑलराइट। इसका मतलब ये हुआ, प्रोटीन की नेचर आपको पता है, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज आपको पता है, प्रोटीन क्या होता है ये आपको पता है। तो प्रोटीन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो उनमें नहीं है, बट वो उनके साथ जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका प्रोटीन है, मार्कर, इस मार्कर को मैंने एज ए प्रोटीन लिया, तो इसकी प्रॉपर्टी है साइज, और इसका जो बिहेवियर है राइटिंग, इसके अंदर इंक है, सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, वो बात की बात है, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है। बट इसका कैप वो इसके साथ अटैच है। ये नहीं होगा तब भी ये अपना काम तो करेगा, ये अपना काम तो करेगा, नहीं होगा तब भी अपना काम करेगा, बट ये अटैच है। इस मार्कर के कैप के अंदर ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी कोई भी नेचर नहीं है जो इसकी जैसी हो। लिख लो, पॉसिबल है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या इसमें इंक डाली जा सकती है? नहीं। दिस इज एप्रोटिक पोर्शन एंड दिस पोर्शन कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये एप्रोटिक है क्योंकि इसके अंदर उस तरह के पोर्शंस नहीं है, प्रोटीन से जुड़ा रहेगा, बट प्रोटीन की नेचर नहीं होगी उसके अंदर, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, उसके साथ जुड़ा रहेगा और जुड़कर, लेकिन हाँ अटैच होकर बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जरूर बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनाएगा। कहानी समझ में आ गई? दिस एनीवेज, अब इसके बेस पर जो अपन ने सेकंड क्लासिफिकेशन किया, मैंने तो यहाँ हटा दिया, आप लोग वहीं रखना, जब मैंने यहाँ पोर्शन लिखा था उसके नीचे। तो इसके बेस पर दोबारा से 3 तरह के होते हैं, आप लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ, या सीधा लिखिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स मैं यहाँ लिखा देता हूँ, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स अगेन classified into 3 ग्रुप्स। आप चाहे तो वहीं लिख रहे हैं ना, या जैसे भी आपको सही लगे। संयुग्मित प्रोटीनों को पुनः 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, विभक्त कर। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोप्रोटीन, सेकंड इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड थर्ड इज क्रोमोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन एंड क्रोमोप्रोटीन। प्लीज कंसंट्रेट ऑन बोर्ड पे ध्यान दो। न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ मैंने ये वर्ड ऐड कर दिया। दिस वर्ड रिप्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड लाइक ए डीएनए एंड आरएनए। ये शब्द किसको बता रहा है? न्यूक्लिक अम्लों को, जो डीएनए और आरएनए के समान होते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए और आरएनए के जैसे, दैट मीन्स स्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो प्रोस्थेटिक समूह है, प्रोस्थेटिक समूह कौन है बेटा? न्यूक्लिक, लाइक ए डीएनए आ रहा है, ठीक है ना। ग्लाइको वर्ड आया है ग्लाइकोजन से, प्रोटीन तो अलग हो गया, ग्लाइको वर्ड आया है ग्लाइकोजन से, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, विच इज ए कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन, ठीक है ना। दैट मीन्स यहां जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसमें तो पता लग गया न्यूक्लिक एसिड, इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब आप ही बताइए, जो मैं भी आपको समझा रहा था, कार्बोहाइड्रेट तो प्रोटीन नहीं हुआ ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, बट वो अटैच किसके साथ है? प्रोटीन के साथ अटैच है। क्रोमो वर्ड रिप्रेजेंट करता है कलर को,
क्रोमो रिप्रेजेंट्स कलर, कलर को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने अलग से लिख दिया, आपकी इच्छा हो तो देख लेना, बाकी ध्यान रह जाएगा। तो कुछ ऐसा जुड़ा होना चाहिए जो कलर को शो करे, ऐसी प्रोटीन होनी चाहिए जिसमें कलर आए, लाइक एज हीमोग्लोबिन, रेड, क्लोरोफिल, ग्रीन, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। और जो एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल या जो स्पीसीज कलर शो करेगी उसे पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगमेंट बोलते हैं। देखिए यहां प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज पिगमेंट, पिगमेंट यानी वर्णक जो कलर शो करेंगे, पिगमेंट्स कलर शो करने वाले, राइट। दिस वन लाइक एज हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन एंड हीम इज अ पिगमेंट। समझ आ गया? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्पीसीज कलर शो करेगी वो प्रोटीन तो नहीं होगी, वो तो सिर्फ वहां पे जुड़ गई उसके साथ जाकर। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जिसके साथ जाकर जुड़ गई, हाँ, उसको कंप्लीट कर रही है, उस प्रोटीन के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर रही है। बाकी कलर निकाल दोगे तब भी प्रोटीन तो प्रोटीन ही रहेगा, ठीक है ना। दैट इज, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जाम, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। बोर्ड लेवल पे मे भी पॉसिबल आ सकता है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? कॉम्पिटिटिव पोर्शन के लिए। तो यहाँ तक आज हमने कंप्लीट कर लिया क्लासिफिकेशन। दो पोर्शन में हमने क्लासीफाई किया, पहला फाइब्रस और ग्लोब्यूलर जो इनके स्ट्रक्चर के बेस पे था, तीसरा हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट पे था। हाइड्रोलाइसिस पे फिर दो तरह से गया, सिंपल में तो कोई टेंशन थी नहीं, एमिनो बन रहता है, पर कॉन्जुगेटेड में ये बात दिमाग में सेट रखना सभी बच्चे कि कॉन्जुगेटेड के अंदर अल्फा एमिनो अम्ल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कंफ्यूज मत हो जाना इतनी सारी स्टडी देख करके सर केवल ये मिल रहा है, नहीं, ये तो एक हिस्सा है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप याद रखें हमेशा फैक्ट। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन HOH समझ जाओगे, हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या देगा? मैं इसको अलग से कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये देगा अल्फा एमिनो एसिड, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, प्लस प्रोस्थेटिक, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये संयुग्मित प्रोटीन HOH, या लिख देता हूं जल अपघटन, पर ये सब देगा। और सिंपल वाला क्या देगा? केवल क्या देगा? अल्फा एमिनो, ठीक है ना। यहां भी लिख देता हूं फर्स्ट सेकेंड। सिंपल प्रोटीन्स, सरल प्रोटीन, वाटर में भेजो अल्फा, बस यही देगा, ठीक है ना। तो दो पोर्शन हो गए, कॉपी कर लेना इनको, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाकी फर्दर अपन कल डिस्कस करेंगे। सर ना मतलब कोई ये हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ये सेट हो रहा है,